नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और आज उसका तीसरा क्लास हम लोग देखेंगे। देखो, रोज के क्लास के शेड्यूल के हिसाब से बताया जाएगा। सबसे पहले 11 बजे से 12 बजे तक साइंस का थ्योरी वाला क्लास होगा। 12:30 बजे से फिर 1:30 बजे तक योगेंद्र सर का सीजी का क्लास होगा, है ना। फिर प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड हम लोग 3 शेड्यूल लाएंगे। एक थ्योरी वाला रहेगा, एक न्यूमेरिकल वाला फॉर्म रहेगा, एक एमसीक्यू वाला रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा एमसीक्यू फॉर्म वाला देखेंगे। तो एक दिन में आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से ये एमसीक्यू फॉर्मेट वाला अभी देख रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। कौन सा कथन बोल रहा है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट, गुरुत्वीकरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पहला तो सही दिख रहा है। गलत अपने को छांटना है। गुरुत्वीकरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही दिख रहा है। गुरुत्वीकरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अब ये समझेंगे एक एक लाइन को, ऐसे ही है ना, नहीं जाने देंगे कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना। आज सुबह की क्लास में ही पढ़ाया गया है इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के। ऑप्शन नंबर डी देखो, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी समझते हैं, है ना। देखो, एक ही कथन में आपको कितना 3 से 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। 3 से 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज देखो, क्या बोला जा रहा है, जी का मान पता करना है आपको। क्या बोल रहा है? जी का मान देखो, ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम। ठीक है, अब इसको समझते हैं जी। ये कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा। और ये कौन सा हो जाएगा? ध्रुव। ये कौन सा बिंदु? ध्रुव बिंदु। और ये कौन सा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। देखो, इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और कोई भी पिंड यहाँ पे चारों ओर घूम रहा है तो उसके वृत्तीय गति के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा से निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्रुव के लिए कितनी डिग्री बन रही है? 90 डिग्री। और भूमध्य रेखा के लिए 0 डिग्री। तो जी डैश बराबर देखो, जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। ये किसके लिए है? भूमध्य के लिए है। किसके लिए है? भूमध्य के लिए। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है जी? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। आर डब्ल्यू स्क्वायर, ये पहला हो गया। अगर ध्रुव के लिए देखें तो जी डैश बराबर जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी डैश देखें तो जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। किसके लिए? ध्रुव के लिए। तो यहाँ पे देखो, जी डैश बराबर क्या आएगा? जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे 0 आया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू क्या निकलेगी? जी के बराबर निकलेगी। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला जा रहा है, जी डैश की वैल्यू पूरे जी के मान के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को? अधिकतम दिख रहा है। भूमध्य रेखा में देखो, जी डैश बराबर क्या है? जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर। तो जी के मान में कुछ ना कुछ कमी,
जी के मान में कुछ ना कुछ कमी। पहले इसको कैसे समझते हैं, ये 100 रुपया था, है ना, जी का वैल्यू कितना है 100 रुपया। अब उसमें कुछ ना कुछ कमी, मान लो 20 रुपया की कमी की जा रही है, तो जो एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया होना था वो कितना हो गया, एक्चुअल वैल्यू 80 रुपया हो गया। मतलब अपने को जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 100 थी उसमें 20 कम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इनिशियल वैल्यू जो 100 रुपया था वो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो मतलब जी के मान में कुछ ना कुछ कमी हो रहा है। माइनस देखो, जी डैश बराबर जी माइनस आर डब्ल्यू स्क्वायर। तो जी के मान में कुछ ना कुछ कमी दिख रहा है, लेकिन इसके जी के मान में कमी नहीं दिख रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, अधिकतम, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर कम होगा, ठीक। और उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, उसकी आकृति पे निर्भर नहीं करेगा। तो ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। कहने का क्या मतलब है इसका, देखो क्या बोल रहा है, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो रहा है, तो गलत है ये। जब ऊपर जाएगा तो उसका वास्तविक भार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, W बराबर m इंटू जी प्लस माइनस ए, ठीक है, इस वाले समीकरण से निकालते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, पिंड A त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो A त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, m जी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू प्लस a, इलिब्रेट करो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, किसका वैल्यू, W का वैल्यू। तो W का वैल्यू देखो, जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है एक समान त्वरण के साथ, तो वेट का क्या बोल रहा है, वेट कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा। अब वही एक चीज समझ लेते हैं, ए त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो W बराबर क्या होगा, m इंटू जी माइनस ए। तो इसको एलिब्रेट करो, एम जी माइनस एम ए, किसका वैल्यू, W का बराबर, है ना। तो देखो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, घट रहा है, कहाँ पे, mg में, कुछ भार में कमी हो रहा है। तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस कंडीशन में, A त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो। लेकिन A त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो इसके भार में क्या दिख रहा है जी, वृद्धि दिख रही है, वास्तविक भार से ज्यादा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वास्तविक भार से कम दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और गलत कथन ही अपने को चुनना था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा गलत कथन, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया पहले क्वेश्चन को। तो देखो भाई, अगर सीधा सीधा टिक लगाते हुए आगे बढ़े तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो वो पैटर्न करना बेकार है ना। तो उसके पीछे के लॉजिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग देख रहे हैं तो गलत किस आधार पे होगा और सही किस आधार पे होगा। तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दिए गए दो कथनों में ए और बी में से कौन सा सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, कथन ए और कथन बी में कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी दो द्रव्यमान है m1 और m2, इसके समानुपाती होगा बल के बराबर, और इनकी बीच की दूरी जो होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये पहला और ये दूसरा, दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, F बराबर G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, F का वैल्यू होता है। अब देखो दो स्टेटमेंट पढ़ो, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात होता है, ठीक है। तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आनुपातिक दिख रहा है, ये सही दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक, सीधे अनुपातिक दिख रहा है क्या, किसी कंडीशन में नहीं, क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, सीधा अनुपातिक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही दिख रहा है अपने को? ए सही दिख रहा है, लेकिन बी क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। ठीक है, इस आधार पे देखो कौन सा कथन सही हो जाएगा। ए सत्य होगा लेकिन बी क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सत्य कथन है छांटना है, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन बी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है, बोल रहा है केपलर का नियम। तो केपलर का नियम क्या है जी? केपलर का 3 नियम है। केपलर का कितना नियम? 3 नियम। केपलर का 3 नियम। पहला किसका नियम है? ऑर्बिट का नियम, ठीक है, या कक्षा का नियम, कक्षा का नियम। दूसरा क्या है जी? दूसरा क्षेत्रफल का नियम, एरिया का नियम, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा नियम क्या है? परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, कक्षा का नियम क्या बोलता है कि कोई भी ग्रह क्या होगा? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन से कक्षा में घूमेगा? तो दीर्घ परास में घूमेगा, दीर्घ परास में घूमेगा। ठीक है, या दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमेगा। क्षेत्रफल का नियम क्या बोलता है? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। कौन? कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। और परिक्रमण काल क्या होगा? इसके वर्ग के दूरी के क्यूब के समानुपाती होगा। तो एक केपलर का 3 नियम बोलता है। ठीक है, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम क्या है? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन से दीर्घ परास में या दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। परिक्रमण काल का नियम क्या बोलता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा। ठीक है, क्लियर? टी स्क्वायर जो होगा वो समानुपाती होगा इसकी दूरी के घन के बराबर। ठीक, अब देखो और किसके ऊपर? ठीक, तो सबसे पहले देखो सही है बोल रहे हैं, सही है बोल रहा है। तो एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होगा क्या? नहीं। किस में होगा? दीर्घ परास वाले क्षेत्र में, दीर्घ परास में होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने को क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर हो गया क्या? नहीं। समान समय में समान क्षेत्रफल होगा, बाहर बराबर होगा, ये गलत बोल रहा है भाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने को क्या बोल रहा है? गलत दिख रहा है। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसके गृह पथ के अर्ध प्रमुख धुरी, ये गलत है ना। अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होगा, ये गलत है। क्या है उसमें? अर्ध दीर्घ अक्ष होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष होगा। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये केपलर का नियम किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, कक्षीय अवधि। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जाता? सार्वभौमिक नियम के द्वारा नहीं समझाया जा सकता बोल रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, तो यह नियम तो समझाया जाता है। ठीक है, यह नियम समझाया जाता है, बल के ही बारे में बात किया जाता है। F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बारे में? बल के बारे में तो बता ही रहा है ना। दूसरा देखो, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति ये क्या कहलाएगी? केपलर नियम से समझाया जाता है। किससे? केपलर से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो ये
ऑप्शन नंबर बी, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है, ये केपलर के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, सार्वभौम नियम द्वारा नहीं समझाया जाएगा इसको, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति को। ये किसके द्वारा समझाया जाता है, तो केपलर के नियम से समझाया जाता है। 5 का देखो, निम्न में से खाली स्थान एक कमजोर बल है। तो कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, एक क्षीण बल है, पढ़े भी होगे है ना, क्षीण बल है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, एक क्षीण बल है, जो क्या लगता है, अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु और पिंड के बीच लगेगा। अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु के बीच लगेगा, है ना, अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु के बीच और पिंड के बीच, और पिंड के बीच लगेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक क्षीण बल बोला जाता है या कमजोर बल बोला जाता है। किस बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को। ठीक है, 6वां नंबर का देखो, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच निर्भर नहीं करता जी, देखो तो उनके दूरी से करेगा क्या, द्रव्यमान से भी करेगा क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक से करेगा क्या, या उनके द्रव्यमान के योग से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, किन्हीं भी दो निकायों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, G×m1m2/r²। अब यहाँ पे देखो क्या क्या निर्भर कर रहा है, क्या क्या नहीं, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। r² तो दिख रहा है अपने को, है ना, r² दिख रहा है, दैट मीन्स उनके दूरी पर निर्भर कर रहा है। दूसरा देखो, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, तो m1 और m2 का दिख रहा है क्या, m1 और m2 का द्रव्यमान का गुणनफल दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो इसके द्रव्यमान पर तो निर्भर कर रहा है, ठीक, m1 और m2 पर निर्भर कर रहा है, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। गुरुत्वीय स्थिरांक या g का वैल्यू, है ना, या सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, g का वैल्यू कितना आता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, तो ये तीनों तो दिख रहा है अपने को, बीच की दूरी पर भी, उनके द्रव्यमान पर भी और स्थिरांक पे, तीनों पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्लियर कट बात है, उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं करेगा। योग पर नहीं करेगा कहने का क्या मतलब है, m1 × m2 होता है, ठीक है, ना कि m1 + m2 होता है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्लियर दिख रहा है, तो उनके द्रव्यमानों का योग होगा कि गुणनफल होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत दिख रहा है, निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनकी दूरी के वर्ग के आनुपातिक होगी, उनके मध्य की दूरी के आनुपातिक होगी। ठीक है, ये तो पहले ही डेफिनेशन से क्लियर है। 8वां क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान, मतलब m1 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 गुना, और m2 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ m2 ही रहेगा। m2 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ m2 होगा। एक का बोल रहा है ना, एक का द्रव्यमान क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाए तो उनके बीच के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसको निकाल लेते हैं जी। F का वैल्यू अपने को पता है क्या होता है, G×m1m2/r²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, G×m1 का वैल्यू देखो, एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2m1 × m2/r²। सामने में 2 आ जाएगा, G×m1m2/r²। ये G×m1m2/r² कुछ दिख रहा है क्या, F1 का वैल्यू 2, ये G×m1m2/r² क्या किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है, तो 2F हो जाएगा। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा।
F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2F1, मतलब बल कितना गुना के बराबर हो जा रहा है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला देखो 9वें नंबर का क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो खाली स्थान के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, उनके द्रव्यमानों के गुणक के, उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती, F समानुपाती m1 इंटू m2, तो सीधा सीधा दिख रहा है उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होती है। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, इसको m को क्या किया जा रहा है 3m किया जा रहा है, ठीक। m2 का वैल्यू, m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू भी क्या किया जा रहा है 3m2 किया जा रहा है। मतलब द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं अपन 3 गुना, जो द्रव्यमान था उसको कितने गुना के बराबर 3 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। कितने के बराबर 3 गुने के बराबर। तो दोनों वस्तुओं के बीच का जो बल होगा, दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा F जो होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है। तो चेंजेस क्या होगा, m1 का वैल्यू 3m1, m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। तो F का वैल्यू देखो क्या होता है, F बराबर G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो आपने को पता है। अब देखो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी G इंटू m1 का वैल्यू क्या चेंज करना है 3 गुना करना है 3m1, m2 का वैल्यू क्या करना है 3m2 बाई आर स्क्वायर। F डैश बराबर क्या हो जाएगा G इंटू 3 3 9 हो जाएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से 9 को कॉमन निकालो, बाहर निकालो तो 9 आ जाएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये G m1 m2 बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, F की वैल्यू के बराबर है। तो F डैश की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को, F डैश की वैल्यू 9F दिख रही है। F डैश की वैल्यू क्या दिख रही है 9F दिख रही है। मतलब बल कितने गुना हो रहा है 9 गुना हो जा रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर नहीं बनाओगे तो पेपर में नहीं बनने वाला, ठीक है। तो एक चीज समझना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका पहले थ्योरी वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करो, फिर उसका न्यूमेरिकल वाला सेक्शन देखना पड़ेगा, फिर जाके आप क्या करोगे लास्ट में एमसीक्यू देखोगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। तो बल कितने गुना के बराबर दिख रहा है 9 गुना होगा। बल कितना दिख रहा है 9 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो F डैश की वैल्यू देखो 9F, समझ में आया। अगला देखें, चलो 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। अभी केंद्रीय बल क्या होता है, जब बाइक चलाते हो तब आप सेंटर की ओर झुकते हो, उसी को क्या बोलेंगे अभी केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल है ना, जब देखो वो मशीन है ना, कौन सा कपड़ा धोने वाला मशीन, ये उस कॉन्सेप्ट पे लगता है। विद्युत चुंबकीय बल जब हम लोग विद्युत वाला चैप्टर देखेंगे तब समझ में आएगा ये, ठीक। तो दो वस्तुओं के बीच कौन सा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 11 का। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जाता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो क्या होगा जी, प्रत्येक वस्तु और हर एक वस्तु के बीच, संसार में जितने भी वस्तु हैं उन सब वस्तुओं के बीच एक क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। और उस आकर्षण बल को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जो प्रत्येक या हर एक वस्तुओं के बीच लगती है। प्रत्येक या हर एक वस्तुओं के बीच लगती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलेंगे,
किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? उसका भार बोलते हैं, ठीक है। उसके वेट के आधार पे क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जो वस्तु जितना भारी होगा वो उतना जल्दी ही क्या करेगा? पृथ्वी के समीप आने की, सतह पे आने की कोशिश करेगा, जमीन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या है? एक प्रकार का ये भार है। और भार कैसे निकालते हैं पता है आप लोग को? W बराबर m इंटू जी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? W बराबर m इंटू जी से निकालते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा? एक तो उसके फाइनल वैल्यू पे और उसके कौन सी प्रारंभिक वैल्यू पे, दोनों पे क्या करेगा? डिपेंड करता है। किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू, लेकिन दोनों की ऊंचाइयों के अंतर पर डिपेंड करेगा। किस पर? ऊंचाइयों के अंतर पर। W बराबर क्या होता है? m g और h। कौन सी वैल्यू? W बराबर। अब देखो इसका फाइनल वैल्यू बोला जा रहा है तो फाइनल वैल्यू में f लग दो, m g h में फाइनल वैल्यू माइनस m g h में इनिशियल वैल्यू। किसके बराबर? W के बराबर। तो W बराबर यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकलेगा? m g h फाइनल वैल्यू माइनस h इनिशियल वैल्यू। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? देखो ऊंचाई पर। कौन सी ऊंचाई पर? अंतिम और प्रारंभिक। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर कर रहा है। किसका वैल्यू? W का वैल्यू। ऊंचाई फाइनल वैल्यू, ऊंचाई इनिशियल वैल्यू, दोनों का यहाँ पे देखो अंतर, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था, ठीक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज किसने की थी? तो G की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने किया था। फिर G का वैल्यू हम लोग देख रहे थे, एक उसका विमीय सूत्र, एक उसका मान। तो मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पहला चीज समझा था हमने। और G का विमीय सूत्र हम लोगों ने देखा था, तो इसको याद कराया था। कैसे याद कराया था? 1 2 3 करके याद रखना। 1 2 3 मतलब क्या है? m-1 L3 और t-2 याद रखना। ये m वाला माइनस होगा, t वाला माइनस होगा, मतलब -1 पहले, लास्ट में -2 और बीच में क्या आएगा? L3 आएगा, ठीक है। L3 क्लियर? ये समझ में आया? किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश सही हो जाएगा। 16 नंबर का देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होगा। तो किस पर लागू होगा जी? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम तो किन्हीं भी वस्तुओं के किसी युग्म पे लगेगा। वस्तुओं के युग्म पे कैसे? देखो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम F बराबर क्या होगा? G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये m1 m2 क्या है? एक युग्म है। किसका युग्म है? वस्तु का। तो किसी भी वस्तुओं के युग्म में क्या लगेगा? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या इसको क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक नियम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? ठीक। तो 16 नंबर का देखो, G का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? किसी भी वस्तु के युग्म पर। m1 और m2 क्या है? एक वस्तु है, ठीक। ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु। तो इन वस्तुओं के युग्म पे हमेशा किसका वैल्यू लग रहा है? G का वैल्यू आ रहा है। तो वस्तुओं के किसी युग्म पर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्लियर कट दिख रहा है कि कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? वैल्यू क्या है पता है आपको? F बराबर G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जब ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ये वाला वैल्यू अगर कम होगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो दूरी जितना अधिक होगा F का मान उतना कम होगा। दूरी जितना अधिक F का मान उतना कम, ठीक। क्लियर? तो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 17 का सही हो जाएगा जी। 18 नंबर का देखो,
पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी क्या करेगी? किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। कौन से नियम के अनुसार? गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार। 19 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या कहलाता है? F बराबर G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाएगा, जिसमें क्या वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये तो पृथ्वी से बांध करके रखेगा। अगर पृथ्वी से बांध करके नहीं रखता तो अभी आप लोग भी शक्तिमान बन जाते, अंतरिक्ष में जाके घूमते, है ना, और मछली के साथ डुबकी लगाते। तो ये सब किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण है, जो हमको क्या करके पृथ्वी से बांध करके रखती है। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, तो ये सारा चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? F बराबर G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये गलत हो जाएगा, है ना। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये नहीं होगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति की पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इससे संबंधित नहीं होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम, बिल्कुल सही है, 2 से 3 बार देख चुके हैं। और विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम, ये गलत है जी। ध्रुव पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना, सबसे कम होगा। तो गलत कथन ही छांटना था। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसको अपन समझे थे भी, है ना, क्या समझे थे भाई? सतह से ये नीचे की ओर जा रहा है तो जी का मान कम होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा जब ये गहराई में ट्रेवल करेगा तो इसका आर, किसका आर? इसका आर, और जो गहराई जा रहा है डी, वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसे आएगा तो जी डैश की वैल्यू G इंटू 1 माइनस डी बाई डी हो जाएगा, और पूरे जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां पे देखो B का वैल्यू, ये क्या दिख रहा है अपने को? गलत कथन दिख रहा है। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा? बी गलत कथन दिख रहा है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। दो वस्तु के बीच जो बल लगेगा उस कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, क्लियर। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण। जब गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा तो सब पिंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आकर्षित नहीं रहेंगे, है ना, और सब घूमते रहेंगे, टकराते रहेंगे, और पूरा सृष्टि क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखो, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान पूछ रहा है, क्या होता है इसका वैल्यू? G होता है। और G का हमेशा 2 चीज याद रखना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी पर kg स्क्वायर हो जाएगा। m-1 L3 और T-2। खोज किसने किया था? तो याद रखना, खोज किया था कैवेंडिश, खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये 3 चीजें इसके बारे में, G के बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, 24वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखो, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? R की वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा।
ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू। तो अपन क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चेंज कौन सा हो रहा है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू अब क्या हो जा रही है, 1/9 एफ हो रही है, ठीक है। और इसकी दूरी तो निकालना है अपने को, तो दूरी पहले r1 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे पिंड की दूरी क्या हो जाएगी, r2। अब यहां से देखो f और f दोनों कट रहा है क्या, ठीक, और ये 9 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो 9 बराबर क्या दिख रहा है अपने को, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू भी पूरा कट जाएगा क्या, g इंटू m1 m2, और ये r2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या बचा है, r1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 9 बराबर क्या दिख रहा है, r2 बाई r1, इन दोनों का क्या दिख रहा है, स्क्वायर, और ये भी किसी का स्क्वायर है क्या, तो ये भी 3 का स्क्वायर दिख रहा है, r2 बाई r1, ठीक है। ये स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 इक्वल टू r2 बाई r1। r2 इक्वल टू क्या दिख रहा है अपने को, 3 r1 दिख रहा है, ठीक है। तो दूरी कितना गुना हो रहा है, दूरी का पूछ रहा है, r पूछ रहा है, तो r देखो यहाँ कितने गुने के बराबर हो गया, 3 गुने के बराबर हो गया। तो कहाँ पे दिख रहा है, 3 गुना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया ना, जो अपने को पहले पता है f का वैल्यू क्या होता है, g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, f का वैल्यू 1/9 f हो जाएगा, ठीक है। ये r1 का वैल्यू g इंटू m1 m2 बाई r2 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो ये f कटेगा, ये f कटेगा, g m1 m2 कटेगा, g m1 m2 कटेगा, 9 ऊपर जाएगा, और ये r2 बाई r1 का स्क्वायर बचेगा। ये भी किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये r2 बाई r1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कटेगा, 3 बराबर क्या बचेगा, r2 बाई r1, और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 r1 के बराबर हो जाएगी। मतलब दूरी कितने गुना के बराबर हो रहा है, 3 गुना के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप एमसीक्यूज थे, आपको तीनों अप्रोच लगाना पड़ेगा, थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाकर के क्या करोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो जब तक तीनों फॉर्मेट को, तीनों डायमेंशन को आप टच नहीं करोगे, तो साइंस में जान रहे हो व्यापम किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना। तो डेली हम लोग 3 क्लास लेकर के आएंगे परिचारक का। सुबह के क्लास में क्या रहेगा, इसका थ्योरी वाला सेक्शन रहेगा, दोपहर में फिर इसका हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, और शाम को 4 बजे के आसपास इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास परचेस नहीं किया है तो 399 में पूरा यहाँ पे कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। पूरा परिचारक का आप कोर्स देख सकते हो, जिसमें से साइंस 60 नंबर का आ रहा है, और सीजी छत्तीसगढ़ आ रहा है 40 नंबर, इसमें जियोग्राफी भी शामिल है। ये क्लास योगेंद्र सर जय के द्वारा लिया गया है, ठीक है। वो डेली क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये चलता है। ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगा। साइंस की क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है, 11 बजे से 12 बजे तक डेली आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, 99 रुपये में टेस्ट सीरीज भी है। आप ऐप में जा करके इसका एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको और कुछ डाउट है या क्वेरी है तो हमारे संस्थान में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप कॉल लगा करके पूछ सकते हैं। कोर्स से संबंधित अगर जानकारी लेनी है तो भी आप क्या कर लेना, एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।